आवाज़ नहीं आई क्या मेरी? सो बच्चों, एक बार फिर से मैं आपके सामने आ गया हूँ एक नया वीडियो लेकर के। ठीक है, नया वीडियो में क्या आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी। अब आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग, और आज का हमारा एक और टारगेट रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में पढ़ने। ठीक है, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे जैसा कि हम हमेशा करते आए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग, और उसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। बच्चों, इतनी बातें आपके समझ में आ रही हैं? हम आज क्या क्या पढ़ाई करेंगे। और देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स पे हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल कर लिए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे हमें ज़्यादा न्यूमेरिकल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात आप समझ पा रहे हो कि नहीं? ये बात आपका माइंड प्रोसेस कर पा रहा है कि नहीं, कि हमने जब इलेक्ट्रिक फोर्स पे बहुत सारे न्यूमेरिकल कर लिए हैं, फोर्स एंड फील्ड सेम ही चीज़ है। फील्ड क्या है? एक कूलाम पे जितना फोर्स लग रहा है उसको फील्ड बोलते हैं। तो और फोर्स क्या है? जो दो कूलाम्स के, वो दो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है उसको फोर्स बोलते हैं। तो दोनों चीजें लगभग सेम है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। तो हमने फील्ड पे इतने ज्यादा, फोर्स पे इतने ज्यादा न्यूमेरिकल्स कर लिए कि फील्ड पे अब ज्यादा न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी न्यूमेरिकल उठा के देख लो, आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए स्पेलिंग मिस्टेक, फोर्स होना चाहिए ना, फोर्स। फोर्स ऑन अ चार्ज क्यू इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई का मतलब क्या है? ई का मतलब यही तो है, एक कूलाम चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन वन कूलाम चार्ज, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, फोर्स ऑन वन कूलाम चार्ज इज इक्वल टू ई। अच्छा, अगर फोर्स और मुझे क्यू कूलाम चार्ज निकालना है तो फोर्स, और अगर मुझे क्यू कूलाम, एक कूलाम चार्ज पे ई फोर्स लग रहा है, तो क्यू कूलाम चार्ज पे क्या लगेगा? क्यू ई फोर्स लगेगा। तो ये नहीं हो जाएगा फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ई। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, उस पर कितना फोर्स लगेगा किसी चार्ज पे? क्यू ई फोर्स लगेगा। बच्चों, ये बात आपका दिमाग प्रोसेस कर पा रहा है? क्या बोला मैंने बच्चों? एक कूलाम चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड ई से डिनोट करते हैं। क्यू कूलाम पे जो चार्ज फोर्स लगेगा उसको क्यू ई तो बोलेंगे। एक कूलाम पे ई फोर्स लग रहा है, और दो कूलाम पे टू ई फोर्स लगेगा, तीन कूलाम चार्ज पे थ्री ई लगेगा, तो क्यू कूलाम चार्ज पे कितना लगेगा? क्यू ई फोर्स लगेगा। तो यही हो गया फोर्स ऑन अ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फोर्स ऑन अ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो ऐसे ही अगर आप ई लिखना चाहो, ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू बोल सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट हो गई, देखो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? ऐसा यूनिट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, कूलम होता है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये हो जाएगी ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायमेंशन लिखना चाहो डायमेंशन आप लोग लिख लेना। समझ में आ रहा है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स अपॉन, फोर्स की यूनिट न्यूटन और चार्ज की यूनिट कूलम, तो क्या हो जाएगा ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? न्यूटन पर कूलम। तो ठीक है, ये समझ में आया होगा आप लोगों को? ये समझ में बच्चों आया होगा, इतनी चीजें समझ पाए होंगे आप लोग। अब देखो, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से कुछ रिलेटेड टर्म्स पढ़ने हैं। देखो, पहला क्या होता है? लीनियर। कोई लीनियर है, कोई लाइन है, उस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो उसकी डेंसिटी होती है, उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? लीनियर चार्ज डेंसिटी। अच्छा, जो चार्ज डेंसिटी होती है, डेंसिटी का मतलब क्या है? डेंसिटी से आप क्या समझते हो? किसी एक पार्टिकुलर एरिया में कितना ज्यादा कोई भी चीज हो, चार्ज की बात हो रही है तो कितना चार्ज है। एक यूनिट जो एक यूनिट मतलब एक छोटे से पार्टिकल में कितनी ज्यादा चार्ज है, उसी को चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। और चार्ज डेंसिटी जो होती है, चार्ज डेंसिटी को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। और चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, मान लो अगर हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, मतलब एक लाइन है उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक लाइन चार्ज है, एक ये लाइन है, इसको मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ वापस से लाइन। एक ये लाइन है, मतलब इसके पास ये 3D नहीं है, ये 1D है, बस खाली एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर चार्ज खूब सारे डिस्ट्रीब्यूटेड है। इधर क्यू होगा, इधर क्यू होगा, ऐसे समथिंग बहुत सारे चार्जेस पे क्या होंगे बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। अब इसकी अगर मैं डेंसिटी की बात करूँ और इसकी लेंथ मान लेते हैं एल है, तो इसके एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा उसे क्या बोलेंगे बच्चों? लीनियर चार्ज डेंसिटी। इस पे टोटल चार्ज मान लेते हैं कैपिटल क्यू, तो उसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी? क्यू बाई एल। यही तो मतलब, वो पूरे पूरे एल लेंथ पे क्यू चार्ज है, तो एक यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना होगा? एल बाई क्यू। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? एल बाई क्यू। अब एरियल की बात करें, अगर चार्ज किसी एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, अच्छा इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? लीनियर चार्ज डेंसिटी की यूनिट भी लिख लेते हैं साथ में, बहुत सारे लोग लिखवाते हैं। तो क्यू क्या होता है? कूलाम, और लेंथ की यूनिट मीटर होती है, कूलाम पर मीटर लीनियर चार्ज डेंसिटी की होगी। अब मैं बात करूँ अगर एरियल चार्ज डेंसिटी की,
किसी एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी बात करूँ तो मान लो ये एक एरिया है, इसमें बहुत सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। मान लेते हैं इस पर क्यू चार्ज, ऐसे ऐसे चार्जेस क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये एरिया यहाँ एल है, एरिया कुछ भी मान लेते हैं, इसका एरिया जो है वो ए है। सपोज कर लो ए है एरिया, तो इसकी जो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, टोटल चार्ज इस पर क्यू है तो क्यू अपॉन ए, या फिर उसकी यूनिट की बात की जाए कूलाम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है। और उसके बाद अगर मान लें हम लोग 3D शेप की बात कर लें, 3D मान लें, वॉल्यूम पे, इसके पूरे वॉल्यूम पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके कहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा बच्चों, पूरे वॉल्यूम पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी बोलेंगे, इसका क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई, इसका वॉल्यूम को वी मान लेते हैं वी, तो क्या होता है क्यू मतलब कूलाम और वी मतलब मीटर क्यूब। समझ में आया होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, इसी को बोलते हैं। एक यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट एरिया और एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसी का बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। समझ में आया होगा बच्चों थोड़ा बहुत। अब 4D की बात करें, 4D कुछ होता नहीं है। अब देखो ये टर्म्स हमें पढ़ना जरूरी था थोड़ा थोड़ा, डिफिनेशन कुछ कहीं आती नहीं है, अगर आपको याद लिखना है तो लिख लो। द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, एरिया और वॉल्यूम इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। ठीक है, समझ में आ रहा है, स्लैश करके लिखना है लेंथ, एरिया और वॉल्यूम, इस तरह से, ठीक है। अब एक चार्ज रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, ठीक है, ऐसे नॉर्मल चार्ज नहीं है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, मतलब इस पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये नहीं कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, हर तरफ क्या है बराबर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे मान लो एक रिंग बनाया जाए, ये जो सर्कल बन गया, एक मैं छोटी सी रिंग बनाता हूँ बच्चों, समझना, ये एक रिंग बना दिया मैंने, ये क्या है यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब इस पे जो हर जगह चार्ज है कैसा है बराबर। अगर आप देखना चाहो एक बैंगल ले लो, चूड़ी, चूड़ी ले लो, चूड़ी क्या है एक रिंग है, या फिर अपने हाथ में अगर आपने रिंग पहन रखी है रिंग को निकाल लो वो भी एक रिंग है। तो मैंने उसका इस तरह से बनाया है, यहाँ पे मेरे हाथ में रिंग को इमेजिन करो, ये मैंने रिंग बना रखी है, ठीक है, ये रिंग है, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इसके सर्फेस पे ही होगा, जाहिर सी बात है, अंदर तो कोई वॉल्यूम है नहीं, कोई चीज़ ही नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा, यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज, थोड़ा पतला कर लेते हैं, यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे भी क्या होगा तो प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे भी 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 प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पूरे पे क्या होगा बच्चों प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से क्यू क्यू हटा दें तो भी समझ पा रहे होंगे, अगर मैं अब यहाँ से क्यू क्यू हटा दूँ, ये बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, बस ऐसे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पर नेगेटिव भी हो सकता है, कोई ज़रूरी थोड़ी कि पॉजिटिव हो, नेगेटिव भी हो सकता है, क्यू हटा दे रहा हूँ बस खाली, अच्छा नहीं दिख रहा है। इस पे क्या है बच्चा, ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसके थ्रू पहले सेंटर पे हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, फिर किसी एक्सियल, ये ऐसे रिंग रखी हुई है, इसके एक्सिस पे कहीं हम निकालेंगे, ये दोनों चीज़ें हम करेंगे। पहले सेंटर पे निकालेंगे। अच्छा, सेंटर की मैं बात करूँ, सेंटर की बात करूँ तो वो बच्चों वाला खेल है। सेंटर पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, अगर मुझे ये सर्कल है इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, यहाँ वाला चार्ज, यहाँ वाले चार्ज, इस सेंटर पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी, दूर जाएगी, इसकी भी दूर जाएगी, समझ में आ रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, दूर जाएगी, मतलब दूर जाएगी। पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाती है, ठीक है, दूर जाती है, इससे भी दूर जाएगी, इससे भी दूर जाएगी, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। एक वेक्टर क्वांटिटी, इधर से एक वेक्टर, इधर से एक वेक्टर एक दूसरे पे लगेगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, इधर पे कोई चार्ज होगा वो कैंसिल कर देगा, इधर से आएगा, इधर से आएगा तो भी कैंसिल हो जाएगा, इधर से आएगा, इधर से आएगा, जैसे फोर्स कैंसिल होता है, जैसे मैंने बताया था ना, क्यूब पे कोई एक क्यूब है, उसके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो जीरो होता है, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक फोर्स ही है, एक यूनिट चार्ज पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स। तो हर जगह का क्या हो जाएगा बच्चों, सेंटर पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एट सेंटर, एट सेंटर क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर क्या हो जाएगा, जीरो। समझ में आ रहा होगा, इधर एक चार्ज है, इधर एक चार्ज है, इधर एक चार्ज है, सारे के सारे चार्ज एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देंगे बच्चों, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अपोजिट वाला चार्ज हर एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर क्या हो जाएगा, जीरो। तो सेंटर का तो हमें चिंता करनी नहीं है। अब हम देखेंगे एट एक्सिस, एट एक्सियल पॉइंट, ठीक है, सेंटर वाला मैं मिटा दे रहा हूँ, किसी काम का नहीं है। एट एट एक्सियल पॉइंट, एट एक्सियल पॉइंट, ठीक है, देखने वाले हैं, थोड़ा सा मोटा करते हैं मार्कर को, एट एट एक्सियल, एट एक्सिस, एट एक्सिस, ठीक है।
एट एक्सेस। हम लोग एक्सेस पे देखते हैं, एक्सेस पे मान लो एक्स डिस्टेंस दी। कहाँ देखना है हमें? एक्सेस पे। जैसे ये रिंग है, ये रिंग है बच्चों, ये रिंग जैसा कुछ मैं लेके आता हूँ, 1 सेकंड का टाइम दीजिए, मैं रिंग जैसा कुछ लेकर के आता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए सपोज करो ये रिंग है, सपोज करो ये रिंग नहीं है वैसे, लेकिन इसको रिंग सपोज करो, ये वाला पार्ट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये रिंग है, ये इसको मैंने ऐसे पकड़ रखा है। अब इस पे यहाँ सेंटर से एक एक्सेस गया, यहाँ एक्स डिस्टेंस है, इस एक्स डिस्टेंस में मुझे क्या निकालना है? कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस एक्स डिस्टेंस पे। ये जो एक्सेस जा रही है इसके कहीं किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ये बताना, एक्सियल पॉइंट पे, ठीक है। अरे इसको करेक्ट कर लो यार, एट एक्सियल पॉइंट, ठीक है। एट एक्सियल पॉइंट हमें बताना है एक्स डिस्टेंस, यहाँ जो सेंटर से जो डिस्टेंस है इसकी एक्स है, पॉइंट पी मान लेते हैं। इस पॉइंट पी पे जो कि एक्स डिस्टेंस दूर है सेंटर से, उससे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, और जो उसकी रेडियस है उसको आर मान लेते हैं, कैपिटल आर, ठीक है। अब यहाँ पी पॉइंट में मुझे ये बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। क्या बच्चों इतनी बात समझ पा रहे हो? इतनी बात आपके दिमाग प्रोसेस कर पा रहा है? अब देखो क्या करेंगे, हम एक छोटा सा चार्ज ले लेंगे, ठीक है बच्चों, छोटा सा एक चार्ज ले लेंगे। यहाँ से एक चार्ज डी क्यू ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। डी क्यू एक छोटा सा चार्ज लिया, उसके थ्रू इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी, कहीं इधर जाएगी, और इधर भी एक डी क्यू चार्ज ले लिया, उसके थ्रू भी क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कहीं जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कहीं जाएगी, और डी क्यू जब हमने चार्ज लिया तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डी ई होगी, होगी कि नहीं? ये भी क्या होगी? डी ई होगी। समझ पा रहे हो बच्चों इतना? डी ई दोनों होगी, समझ आ रहा है? इस डी क्यू छोटे से चार्ज के थ्रू छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई, इस छोटे से चार्ज के थ्रू छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई, ठीक है। अब ये इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ कहीं पे जाएगा, यहाँ कहीं पे जाएगा। मान लो ये एंगल थीटा है, तो यह भी एंगल थीटा होगा, और इन दोनों को थ्रू जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी? डी ई कॉस थीटा। आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो वेक्टर पढ़ा होगा, समझ में आ रहा होगा। इधर डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो यहाँ कहीं आएगा, डी ई कॉस थीटा। क्लियर है बच्चों? इतनी चीजें क्लियर है। अब अगर मैं इसको निकाल करके, ऐसे ही बहुत सारे चार्ज होंगे, उनके थ्रू भी इधर जाएगी, और जो कंपोनेंट आएगा वो डी ई कॉस थीटा आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, डी ई छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब मैं इसके अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करूँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करूँ छोटे से चार्ज के थ्रू, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डी ई वो किसके बराबर हो जाएगी? छोटी सी जो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इस छोटे से चार्ज के थ्रू छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? डी ई कॉस थीटा के बराबर होगी, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, क्या हो रहा है यहाँ अगले पेज में कर लेते हैं, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगले पेज में करते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो ई नेट होगा वो क्या होगा? अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँ, क्या कर दूँ बच्चों? इंटीग्रेट कर दूँ, तो उसी के बराबर होगा, अरे छोटी सी चार्ज के थ्रू छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड डी कॉस थीटा, अब उस पूरे को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको क्या कर दूँ? इंटीग्रेट कर दूँ। अच्छा कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? कॉस इस वाले डिस्टेंस को, अरे क्या हो रहा है, हाँ इस वाले, ये डिस्टेंस एक्स है, ये डिस्टेंस आर है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हाइपो है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं? इतनी बात समझ पा रहे हो? इतना बात प्रोसेस कर पा रहे हो? ये एंगल थीटा है, तो अगर मैं कॉस थीटा की बात करूँ तो कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा बच्चों क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपो। बेस कितना है बच्चों इसका? एक्स है, और हाइपो कितना है? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस, कॉस थीटा की जगह ये चीज पुट कर सकता हूँ, जहां कॉस थीटा फॉर्मूले में एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। अच्छा अब डी को मैं बाहर ले लूँ, अगर मैं थीटा के टर्म्स में करना चाहता तो क्या हो रहा है? ये एंगल क्या चेंज हो रहा है? एंगल चेंज नहीं हो रहा है, एंगल चेंज नहीं हो रहा है, ये तो क्या बन जा रहा है? कांस्टेंट बन जा रहा है। तो इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूँ, देखना अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं निकाल दूँ बाहर, या बाहर कुछ मत निकालो अभी के लिए, फिलहाल के लिए बाहर कुछ मत निकालो, इसको इंटीग्रेशन, इसको पहले कायदे से लिखो, समझना अभी कंफ्यूज मत होना, बस समझो। कॉस थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा? डी ई। कॉस थीटा की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम लोग? एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इतनी चीज़ क्या आप प्रोसेस कर पा रहे हो? इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू
जो चार्ज है टोटल डी क्यू, छोटे से चार्ज को हम क्या मान लेंगे, डी क्यू मान लेंगे। जो छोटा सा चार्ज है वो डी क्यू मानना क्या है, डी क्यू ही है अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है इसका, डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है इसके बीच में, एक्स स्क्वायर है। ये जो डिस्टेंस है बच्चों, इस चार्ज से इसका डिस्टेंस तो ये वाला है, इसका डिस्टेंस ये है, तो ये लिखेंगे ना इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर लिखेंगे ना। इस चार्ज से इसका डिस्टेंस क्या है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर नहीं लिखेंगे, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही होगी। और यहाँ पे क्या है, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखो इसमें कांस्टेंट क्या क्या है, क्या ये एक्स डिस्टेंस चेंज हो रहा है, इसी पॉइंट में निकालना है, चाहे किसी भी चार्ज पे चले जाओ, एक्स डिस्टेंस कभी नहीं चेंज होगा। आर रेडियस का चेंज हो रहा है, रिंग था नहीं चेंज हो रहा है। एक्स और आर ये दोनों, ये सब तो कांस्टेंट है, ये सब बाहर आ जाएंगे। के पहले से कांस्टेंट होता है, के को बाहर कर दिया मैंने। अच्छा ये दोनों बेस सेम है, बेस सेम है, ठीक है, बेसिस क्या है इसके, सेम है। इस पे पावर 1/2 है, इस पे पावर 2 है। 1/2 में अगर मैं 2 जोड़ दूं, 2 प्लस 1/2 तो कितना हो जाएगा ये। अच्छा इसका स्क्वायर करेंगे, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, एक सेकेंड देखना, मैं थोड़ा सा और लिख लेते हैं फिर बाहर करते हैं। कॉन्स्टेंट्स को बाहर बाद में करते हैं, पहले थोड़ी सी और चीज़ लिख लेते हैं। लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू अपॉन में इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वो हट जाएगा। और यहाँ पर क्या है, एक्स अपॉन, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 1/2, पावर 1/2 लिख सकता हूँ बच्चों। क्या मैं पावर 1/2 लिख सकता हूँ यहाँ पे। इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब देखना है, अब देखना बच्चों यहाँ। अब जो जो कांस्टेंट है बाहर कर लो, के कांस्टेंट है, और ये दोनों बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती है। 1 प्लस 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। इस पे पावर कितनी हो जाएगी, 3/2, तो के मैंने बाहर कर लिया, वो बाहर था। और ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों, ये हो जाएगा। और अंदर क्या बचेगा, बस खाली ये एक्स भी बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, डी क्यू। और डी क्यू क्या है, स्मॉल चार्ज है, अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, पूरा चार्ज आएगा। और मान लेते हैं रिंग पे जो नेट चार्ज है वो कैपिटल क्यू के बराबर है, रिंग पे जो टोटल चार्ज है वो कैपिटल क्यू के बराबर है। तो अगर मैं इसको करता हूँ डी क्यू के, क्या लिख सकता हूँ, क्यू, तो के एक्स, क्यू के एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और 3/2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आई है वो आई है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आई है बच्चों वो क्या आई है, ई नेट की जो वैल्यू आई है वो आई है क्यू के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। ये आई है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या आई है बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हो, क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हो, कमेंट में बताइएगा इतनी बातें आपको समझ में आई। नहीं समझ में आई तो एक बार और इस डेरिवेशन को मैं समझा दे रहा हूँ, एक बार और इस डेरिवेशन को मैं समझाऊंगा, टाइम की कोई कमी नहीं है। पहले क्या किया मैंने, एक छोटे से चार्ज के थ्रू पी पॉइंट पे निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इस चार्ज के थ्रू भी पी पॉइंट पे निकाला, तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, डीई कॉस थीटा है। ठीक है, डीई कॉस थीटा है, छोटे से चार्ज की तो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं अगर इस छोटे से इसको इंटीग्रेट कर दूं तो आपको पूरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। अब कॉस थीटा की जगह क्या लिखा, एक्स अपॉन रूट 2, आपको पता है बेस अपॉन हाइपो होता है, बेस अपॉन हाइपो लिख दिया। अब देखो बेस अपॉन हाइपो लिखने के बाद इसके वो जो डीई था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर मतलब डिस्टेंस, चार्ज और इसके बीच में डिस्टेंस, चार्ज और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब देखना आगे, ये कर दिया मैंने। अब इसका स्क्वायर किया, यहाँ से रूट हटा और बेस सेम था तो पावर्स जुड़ गई, इतना कर दिया और डी क्यू लिखा। अब डी क्यू मतलब छोटा सा चार्ज और पूरा चार्ज अगर करना है तो क्या हो जाएगा, वो क्यू हो जाएगा पूरे रिंग पे चार्ज। तो ये क्या हो जाएगा, ई नेट की वैल्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग क्या है, क्यू के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3/2। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, सॉरी, क्या इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखना यहाँ पर, अगर रेडियस जो है रिंग की, अगर एक्स क्या है, बहुत बहुत छोटा है रेडियस से, मतलब जो जहां पे रखा गया है ये रिंग है जिसका रेडियस आर होता है, एक्स मतलब यहीं के आसपास ला के रख दिया, तो एक्स बहुत छोटा है तो एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, और छोटा हो जाएगा। तो जो ई नेट की वैल्यू आएगी, जो ई नेट की वैल्यू हो जाएगी, आर एक्स अगर छोटा है, बहुत छोटा है, मतलब 0.1 है, तो अगर 0.1 का स्क्वायर करोगे तो 0.01 आएगा, और छोटा आ जाएगा। तो एक्स छोटा है उसका स्क्वायर और छोटा होगा, तो मतलब इसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्यू के एक्स आर स्क्वायर पे पावर 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हो जाती है
एक्स अपॉन आर क्यूब, ठीक है। अगर क्या है एक्स बहुत छोटा है तब ये होती है। अब एक्स क्या है, मान लो बड़ा है, रेडियस से बहुत बड़ा है, मतलब बहुत दूर निकालना है, जो रिंग है उससे बहुत दूर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तब देखो क्या होता है। मैंने इसको बड़ा कर दिया तब भी छोटा क्यों चल रहा है, ठीक है। अब क्या है, अगर एक्स बहुत बड़ा है, एक्स क्या है, वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, ठीक है, मच मच ग्रेटर देन आर, तो क्या हो जाएगा ई नेट, ई नेट तब क्या हो जाएगा क्यू के एक्स। अब आर हट जाएगा, आर बहुत छोटा है तो आर का स्क्वायर और छोटा होगा, अगर छोटे में कुछ चीज जोड़ते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। अब ये इससे कट जाएगा तो बचेगा ई नेट क्यू के एक्स अपॉन एक्स क्यूब, इससे काटेंगे स्क्वायर हो जाएगा तो क्यू के एक्स, क्यू के अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, क्यू के अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर एक्स छोटा है तो क्यू के एक्स अपॉन आर क्यूब होता है, अगर एक्स बहुत बड़ा है तो क्यू के अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। तो इसका जो ग्राफ बनता है बच्चों, अगर एक्स छोटा है तो क्या हो जाता है, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अगर एक्स बड़ा है, एक्स मतलब जैसे जैसे एक्स में आगे जाओगे, अगर ये बड़ा हो गया तो हो जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ, तो कुछ स्टार्टिंग में क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे अब एक्स जब बहुत बढ़ गया, जब एक्स बड़ा हो गया तो क्या होता है, यहाँ पे एक छोटा सा कर्व आता है, फिर उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ बन जाता है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ऐसे ही आगे और पीछे दोनों तरफ बनता है। पीछे जाने का मतलब क्या हुआ, रिंग के पीछे चले गए, पीछे जाने का क्या मतलब हुआ बच्चों, ये जो रिंग है, ये जो मैंने आधा ग्राफ बनाया वो रिंग के आगे, अब रिंग के पीछे भी ऐसा ही सेम ग्राफ बनेगा, लेकिन जो एक्स डिस्टेंस होगी इस बार क्या हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या है, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है तो वो भी नेगेटिव में हो जाएगी, तो दोनों चीजें नेगेटिव में हो जाएंगी, देखो दोनों चीजें हो जाएंगी नेगेटिव में। तो ग्राफ ई भी नेगेटिव मतलब नीचे चला जाएगा, तो नीचे कुछ देर बढ़ेगा, फिर क्या होगा बच्चों, फिर एक छोटा सा स्मूथ सा टर्न लेकर के ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है बच्चों, और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है आर बाई रूट टू, आर बाई रूट टू पे होती है। आप मैक्सिमम मिनिमम वाला फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो, इस पे होती है आर अपॉन रूट टू, आर अपॉन रूट टू पे। अगर वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी ना हुई हो तो मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूँ, बाकी बहुत बड़ी होगी बच्चों, एग्जाम में आता भी नहीं है। बस ये याद रखना, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की ड्यू टू चार्जिंग, वो किस जगह पे होती है, आर रूट टू पे होती है, और कितनी होती है वो आप निकाल के दिखाओगे, ये आपका होमवर्क है। एक्स की जगह आर बाई टू रख देना, आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। क्या समझ में आया कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आर अपॉन रूट टू पे, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ना समझ में आया तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। अच्छा ग्राफ तो मैंने यही बना दिया, ग्राफ से तो ग्राफ नहीं बना दी, समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम ड्यू टू अ चार्जिंग, मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है, ड्यू टू अ सेमी सर्कुलर रिंग। हमने सर्कुलर रिंग का निकाल दिया, अब हमें निकालना है सेमी सर्कुलर, मतलब आधी सर्कल हो उस पर निकालना है, ठीक है, आधे सर्कल पे हमें निकालना है। अच्छा पहले आप लोग इसको ग्राफ को एक बार खुद से बना करके ट्राई करो, फिर हम शुरू करते हैं। तो वाटर ब्रेक ले लूँगा छोटा सा, एक छोटा सा वाटर ब्रेक ले लो फिर शुरू करो। तो आई होप आप लोगों ने ट्राई करके देखा होगा ग्राफ, ठीक है बच्चों। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग, चार्ज रिंग के थ्रू आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो कैसे निकलेगा, क्या है, ड्यू टू अ चार्जिंग। अच्छा ये मैक्सिमम में तो करा ही दिया मैंने, फिर बढ़ते क्या दिया हुआ है, अ चार्ज इज रिलीज्ड फ्रॉम एक्स एज शोन इज फिगर अबव। अच्छा यहाँ पे फिगर नहीं बना हुआ है, फिगर में बना देता हूँ, परेशान क्यों रहे हो बच्चों, फिगर आपके लिए यहाँ पे हाजिर है, ठीक है। क्या है, एक रिंग है उसका रेडियस आर है, ठीक है, उससे एक्स डिस्टेंस पे एक चार्ज को रिलीज किया, चार्ज को फेंका गया, आगे की तरफ चार्ज जा रहा है, ठीक है, एक चार्ज प्लस क्यू है, चार्ज विद प्लस क्यू। अभी आगे की तरफ क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, आगे जा रहा है, तो क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ेगी घटेगी कि क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी घटेगी क्या होगा। अच्छा फोर्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे काम करती है वैसे ही फोर्स काम करता है। फोर्स क्या होगा, पहले तो बढ़ेगा कांस्टेंट स्पीड से, फिर क्या होगा, एक टर्न लेके धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हो रहा है वही फोर्स के साथ भी होगा, लेकिन हम बताना है स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, ये आपको बताना है। एक क्या है इंक्रीज और एक क्या है डिक्रीज, तो क्या होगा ये आपको बताना है, बढ़ेगी स्पीड या फिर घटेगी। क्या है, एक चार्ज को रिलीज किया गया है, फोर्स तो क्या होता है, पहले इंक्रीज होता है फिर घटना शुरू हो जाता है, तो स्पीड में क्या असर आएगा, क्या स्पीड बढ़ेगी या स्पीड घटेगी या फिर स्पीड कांस्टेंट रहेगी। तो बच्चों देखो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, फोर्स तो लग रहा है ना, चाहे कम फोर्स लग रहा है चाहे ज्यादा फोर्स लग रहा है, और जब तक फोर्स लगेगा पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, बढ़नी ही बढ़नी है। फोर्स कम कर दो तब भी, आप किसी आदमी को धक्का दे रहे हो
जितनी देर धक्का दे रहे हो तेजी से वो आगे बढ़ता रहेगा, उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी। धक्का अगर आप हल्का दे रहे हो तो भी उसकी स्पीड क्या होगी, कुछ ना कुछ इजाफा होगा स्पीड में, स्पीड थोड़ा थोड़ा बढ़ती रहेगी। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, थोड़ा सोचने की कोशिश करो। अगर किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हो तो उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, फोर्स कम लगा रहे हो तो भी उसकी स्पीड तो क्या होगी, बढ़ेगी बढ़ेगी। ठीक है, स्पीड बढ़ेगी उसकी। तो ये आंसर क्या होगा बच्चों, इंक्रीज। स्पीड क्या हो रही है, बढ़नी है। फोर्स लगाना बंद कर दो तो क्या होगा, स्पीड घटेगी या बढ़ेगी, मतलब कांस्टेंट स्पीड रहेगा। किस चीज पे आप फोर्स नहीं लगा रहे हो, लॉ ऑफ मोशन देखो, तो स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इस फोर्स लगाया तो स्पीड बढ़ेगी, कम फोर्स लगाया तो भी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो हमेशा ऑलवेज क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी। अब देखो फोर्थ पे क्वेश्चन है, ए चार्ज ऑयल ड्रॉप इज सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, एक चार्ज सस्पेंडेड है, मतलब लेविटेट कर रहा है, ठीक है। सो दैट नाइदर फॉल्स और रेज, मतलब ना गिर रहा है ना फिर ऊपर जा रहा है ना गिर रहा है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें एक चार्ज ऐसे लटका हुआ है, ना वो ऊपर जा रहा है ना नीचे गिर रहा है, मतलब नीचे तो उसको ग्रेविटी खींच रही है, ऊपर की तरफ कौन खींच रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ऊपर की तरफ बच्चों कौन खींच रहा है, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, ऐसे चार्ज ड्रॉप है, उससे ऊपर के डायरेक्शन में क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स बोल दे सकते हैं उसको, क्या बोल सकते हैं, फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। और नीचे क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जब वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा तभी तो ये हवा में रुकी रहेगी। ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तभी जाके हवा में रुकी रहेगी। अब देखो क्या दे रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, कितना दिया हुआ है, ई की वैल्यू दी हुई है, कितनी दे रखी है, 3 × 10⁻⁴ और क्या दिया हुआ है, जो चार्ज है ड्रॉप पे, जो चार्ज है, जो क्यू है ड्रॉप का, वो कितना दे रखा है, 9.9 × 10⁻⁻50। अच्छा, ये मास दिया हुआ है, क्या दे रखा है बच्चों, ये मास दे रखा है, ये मास दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, अब चार्ज आपको निकालना है, ये दिया हुआ है मास, ये चार्ज का जो मास है वो दे रखा है आपको, चार्ज और जी की वैल्यू दे रखी है 10, आपको यूज करना है। अब आपको क्या निकालना है, चार्ज निकालना है, क्यू की वैल्यू आपको निकालनी है। अच्छा देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, वो क्या होता है, क्यू ई होता है, जो कि बराबर होना चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, एम जी। क्यू की वैल्यू निकालनी है, ई कितना दिया हुआ है, 3 × 10⁻⁴। मास कितना दिया हुआ है इसका, 9.9 × 10⁻⁻50। और क्या, जी कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। क्यों, 24 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है। देखो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको उधर भेज दो, तो 9.9, 15 + 1 कितना हो जाएगा, -40, अपॉन में 3 × 10⁻⁴ हो जाएगा। समझ में आया, इसको उधर भेजेंगे, डिवाइड में चला जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, इसको भी ऊपर भेज दो, ऊपर भेजोगे तो ये भी नेगेटिव में हो जाएगा, तो 3.3 × 10⁻⁻18 कूलम्ब। ये क्या होगा, इस पे जो चार्ज है वो होगा, यही इसका आंसर होगा। क्यों, आपको फाइंड आउट करना है, द चार्ज ऑन द ड्रॉप विल बी, चार्ज आपको यहाँ पे फाइंड करना था। क्या इतनी बात समझ में आया। क्यू ई जो है वो किसके ऊपर है, क्यू ई क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड थी इसलिए मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया वाला 1/4πε0 Q1 Q2/r² वाला फॉर्मूला नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी थी, चार्ज आपको निकालना था। समझ में आया कहाँ कैसे यूज किए इस फॉर्मूले का, थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। अब एक नया टॉपिक आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, मोस्ट अवेटेड, ये भी टॉपिक था, बच्चे पढ़ना चाह रहे थे। जो इमेजिनरी लाइन, आई खा गया, इमेजिनरी लाइन दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसी इमेजिनरी लाइन जो डायरेक्शन और स्ट्रेंथ बताती है। जैसे प्लस क्यू चार्ज है, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी वो इस तरह से कुछ कुछ जाएगी, ऐसे से कुछ जाएगी। तो ये जो क्या, ये लाइन दिखती थोड़ी है, कोई चार्ज रखा हो तो चारों तरफ ऐसे लाइन्स नहीं बन जाएंगी, ठीक है। क्या होगा, बस खाली हम ये सोच सकते हैं कि इसके चारों तरफ की जो लाइन है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये जो लाइन का डायरेक्शन है वो क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रही है, प्लस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो बाहर की तरफ आती है। और स्ट्रेंथ कौन बताता है, जितनी ज्यादा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहाँ पे बच्चों जितनी ज्यादा लाइन है वहां पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। लाइन जितना ज्यादा घनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी। जैसे ये एक एरिया है, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन 3 ही 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, स्ट्रेंथ मतलब कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कम होगी। अब यहीं पे बहुत ज्यादा लाइन है, बहुत ज्यादा घनी लाइन है, तो यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। समझ में आ रहा होगा। ऐसी लाइंस जो कि डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ बताती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, स्ट्रेंथ बताना है तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दो, डायरेक्शन बताना है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी वही क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टी क्या है, ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है सरफेस की। मेरे पास ये सरफेस है,
और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही होगी तो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, सीधे ही तो जाएगी। तीर तीर हमेशा क्या होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। पहली लाइन ये हो गई, पूरा क्या है, जितनी ज्यादा डेंसिटी, जितनी ज्यादा डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी उतनी ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी, मैंने बताया। उसके बाद जैसे यहाँ पर है ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। अगर मैं इस एरिया में देखूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और ऐसे सेम टू सेम एक एरिया और बना दूँ, ऐसे सेम टू सेम ड्रॉ करके एक एरिया और उठाऊँ, यहाँ पर रखूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहाँ ज़्यादा होगी, इस जगह पे यहाँ पे घनी लाइन है, यहाँ कम लाइन है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ कम होगी। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया होगा आपको। अब टेंजेंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे अगर आप टेंजेंट बनाते हो, अगर ये सर्कुलर है कहीं से कर्व है, इस पे जो टेंजेंट बनाओगे ये क्या बताएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। ठीक है, कर्व हो सकती है। इट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेंथ आर स्ट्रेट। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या हुआ, एक जगह पर इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, इधर कम है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसकी जो लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगे, पैरेलल होंगे। अगर आप यहाँ पे एरिया बनाओ, यहाँ पे एरिया बनाओ, दोनों जगह क्या है बच्चों, स्ट्रेंथ सेम है। स्ट्रेंथ हर जगह अगर सेम है तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म। अगर एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग अलग स्ट्रेंथ है तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में कैसे होती है, पैरेलल और स्ट्रेट होती है, इवनली सेपरेटेड, हर जगह पे जो बीच का डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा। और नेवर क्लोज लूप, ये कभी भी अपना क्लोज लूप नहीं बनता है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड में आपने पढ़ा होगा, क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इधर से आती है, इधर चली जाती है, इधर से आती है, इधर चली जाती है, लेकिन ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है। ठीक है बच्चों, क्लोज लूप नहीं बनता है। और नेवर इंटरसेक्ट, नेवर क्रॉस, मतलब एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं। ये क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी। डिफिनेशन आपने ये पढ़ लिया होगा। इसकी प्रॉपर्टीज है, इसको भी लिख लेना, ये बहुत एग्जाम में आता है प्रॉपर्टीज। एक क्वेश्चन आता है कि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर ले तो क्या होगा, वाई, या फिर ऐसे पूछता है, वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट, वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट, ये आता है वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट और क्रॉस। ठीक है, क्रॉस और इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते हैं, तो देखो क्या होता है, मैंने अभी जस्ट क्या बताया, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे आप टेंजेंट बनाते हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताती है। लेकिन अगर ये इंटरसेक्ट, एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पे इंटरसेक्ट कर ले तो एक टेंजेंट तो इधर बनेगी, एक टेंजेंट इधर बनेगी। एक ही पॉइंट पे, किसी एक सिंगल पॉइंट पे क्या दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा सकती है, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। इस पॉइंट पे मैंने चेक किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, ये चीज पॉसिबल नहीं है ना। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं करती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ने क्रॉस कर लिया तो एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो दो डायरेक्शन मिल जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों इतना ही रखेंगे आज के लिए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कर दी, मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।